Dear students, today we discuss the important chapter separation of powers. Separation of powers means शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से पिछले वर्षों में लगातार परीक्षा में प्रश्न आते रहा है, जिसमें चाहे वह प्रश्न व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिस्कस इट्स फीचर, और व्हाट डू यू मीन सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो इसी संदर्भ में इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का हम सब प्रयास करेंगे कि सबसे पहले शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो जैसा कि आप पहले भी या पिछले कक्षाओं में राज्य एवं सरकार से संबंधित बहुत कुछ बातें समझ चुके हैं, क्योंकि राज्य के विभिन्न कार्य होते हैं और इन कार्यों का संपादन सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य स्वयं कार्य का संपादन नहीं करता है। कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और राज्य को एक्टिवेट सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, अर्थात राज्य को के सभी कार्यों का क्रियान्वित एक व्यवस्था अर्थात सरकार के द्वारा होता है। और प्रत्येक सरकार के 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कानून का निर्माण करना, दूसरा होता है कानून का पालन करना, और तीसरा होता है कि कानून की व्याख्या करना और अपराधियों को पनिश करना, दंड देना, तथा यदि अगर कुछ आपसी झगड़े हो, समस्याएं हो, उसका निदान करना। तो इस तरह से सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, जुडिशियरी न्यायपालिका। जैसा अभी मैं बताया कि लेजिस्लेचर इट मीन्स व्यवस्थापिका का कार्य कानून का निर्माण करना होता है। ठीक उसी तरह उन कानूनों को पालन कराने के लिए तो जो कानून का निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का अर्थात राज्य के सभी क्षेत्रों में लागू करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा होता है। और तीसरा है कि यदि उस कानूनों को कोई तोड़े तो वैसे कानून तोड़ने वाले अर्थात अपराधियों को दंड देने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा होता है। तो यहाँ प्रमुख जो 3 अंग है, क्या यह तीनों अंग अलग रहेंगे या एक दूसरे के साथ काम करेंगे? तो यहाँ पर है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इसी को स्पष्ट करने के लिए आया कि सरकार के इन तीनों अंगों में पारस्परिक संबंध क्या हो, क्या इन तीनों शक्तियों को एक ही स्थान पर केंद्रित कर दिया जाए या तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक या स्वतंत्र किया जाए। इस संबंध में भी विद्वानों का मत अलग अलग है। एक वर्ग के विद्वानों का कहना है कि सरकार का संगठन मानव शरीर के समान है, अर्थात यह एक सवयव अंग के तरह है, ऑर्गेनिक है। जिस प्रकार शरीर का कोई भाग एक दूसरे से पूर्णतः अलग
सेपरेट नहीं रखा जा सकता, और अगर किसी एक भाग के विकृत हो जाने से सारा शरीर उसका कष्ट सहता है, उसी प्रकार सरकार के अंग एक दूसरे से पृथक रहकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि एक अंग शिथिल पड़ जाएगा तो उसका प्रभाव अन्य अंगों पर भी पड़ेगा। इसलिए सरकार के इन तीन अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हो और तीनों अंगों का अलग अलग अधिकार तथा कार्य क्षेत्र हो। प्रत्येक विभाग की अर्थात प्रत्येक अंगों की सीमाएं लिमिटेशन निश्चित हो और कोई विभाग दूसरे विभाग के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। इन्हीं विषयों से रिलेटेड जो भी तथ्य है उसे हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत को शास्त्रीय रूप से मॉन्टेस्क्यू के द्वारा स्पष्ट किया गया या बताया गया, क्योंकि इस सिद्धांत के तीन अर्थ को मॉन्टेस्क्यू ने बताया था, जिसमें पहला था कि सरकार के किसी भी विभाग के उचित कार्यों का संपादन दूसरा विभाग न करे, और दूसरा था कि कोई भी विभाग अपने उचित कार्यों को किसी दूसरे विभाग को न सौंपे अर्थात डेलीगेटेड ना करे, और तीसरा था कि कोई भी विभाग दूसरे विभाग के कार्य तथा अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। तो इस तरह से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इन तीन प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट करता है। और इसके बाद इस सिद्धांत के आप देखिएगा कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ के पीछे यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कब से आया? क्या यह अचानक डेमोक्रेटिक स्टेट में आ गया? तो इसका भी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री है, क्योंकि यह प्राचीन काल में एरिस्टोटल के द्वारा, अरस्तु के द्वारा इस सिद्धांत पर कुछ बातें रखी गई थी। उसके बाद मिडिल एज में, मध्य युग में मार्सिगिलियो के द्वारा, फिर आगे बढ़ते हुए बोंदा, लॉस्की और अंततः जॉन लॉक के द्वारा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपने अपने नजरिए से इसे बताने का प्रयास किया गया, और अंततः मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को क्लासिकल ढंग से, शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और उन्होंने अपने पुस्तक जो लॉज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज, कि द स्पिरिट ऑफ लॉज में भी उन्होंने इसको स्पष्ट करने का कोशिश किया, और उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया कि when the legislative and the executive powers are united in the same person or in the same body of magistrate, there can be no liberty. It means कि when the legislature and the executive, it means कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आर यूनाइटेड, कि एक दूसरे से मिल जाएंगे, इन द सेम पर्सन और इन द सेम बॉडी मीन सेम ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट्स, देयर कैन बी नो लिबर्टी। अगेन, देयर इज नो लिबर्टी इफ द पावर्स ऑफ जजेस बी नॉट सेपरेटेड
from the legislative and the executive powers. So where it joined with the legislative powers, the life and liberty of the subjects will be exposed to arbitrary control. For the judge would there be the legislature. It means कि legislative and judiciary united to each other, then executive is neutral. कि जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक साथ मिल जाएंगे, जब न्यायपालिका और व्यवस्थापिका एक साथ मिल जाएंगे तो कार्यपालिका कुछ नहीं कर पाएगा. तो यहाँ where it joined with the executive powers, the judge might behave with all the violence of an oppressor. That there would be an end of everything where the same man or the same body, whether of the nobles or the peoples, is to exercise those three powers. अर्थात कि यहाँ पर यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल जाएंगे तो व्यवस्थापिका सही रूप से कार्य नहीं करेगा, या जब तीनों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं रहेगा. इसको दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने जो अपना डिफिनेशन दिया उसको वह तीन प्रमुख बातों पर, तीन प्रमुख तथ्यों पर प्रकाश डाला. पहला था कि यदि विधानपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं होता, यदि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन नहीं होता, तो ये दोनों शक्तियां एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के हाथ में केंद्रित हो जाएगा, तो वहां किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह मनमाने ढंग से कानून बनाएंगे और उस संविधान के विपरीत भी कानून बना सकते हैं और उस कानून को कार्यपालिका लागू कर देगा, माने पूरे देश में इंप्लीमेंट करेगा. यदि जुडिशियरी उसमें इंटरप्रिटेशन करेगा, जुडिशियरी उसमें हस्तक्षेप करेगा कि यह संविधान संगत नहीं है, तो लेजिस्लेचर फिर उस कानून को ही, संविधान के प्रोविजंस को ही अमेंड कर देगा. अर्थात वहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यदि मिल जाते हैं तो न्यायपालिका शिथिल पड़ जाएगा, उसकी स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी. दूसरा मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि यदि व्यवस्थापिका और न्यायिक शक्तियां, व्यवस्थापिका इट मीन्स लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, अगर यदि एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के हाथ में आ जाएगा, कहने का अर्थ कि लेजिस्लेचर और जुडिशियरी पावर्स एक व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के हाथ में आ जाएगा, तो कार्यपालिका चाह कर भी वह सही रूप से कार्य को लागू नहीं या कानून को लागू नहीं कर पाएगा. यानी यहाँ यदि फॉर एग्जाम्पल कि यदि कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर दे या वह जनता के हित के अनुकूल वह कानून लागू करने का पक्षधर हो, लेकिन लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका उसके विपरीत कानून बना दे और न्यायपालिका उस कानून को संविधान सम्मत साबित कर दे, तो वहां कार्यपालिका कुछ नहीं कर पाएगा. और तीसरा बताया कि यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के पावर्स इट मीन्स अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में आ जाएगा, तो वहां लेजिस्लेचर अर्थात व्यवस्थापिका चाहकर भी कुछ कार्य नहीं कर पाएगा. अर्थात कि कार्यपालिका अपने मन मुताबिक कानून को लागू करेगा, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका
कहेगा कि यह संविधान के अनुकूल कानून नहीं है, वह जुडिशियरी के तरफ देखेगा। लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका तो एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह रहेगा, तो न्यायपालिका जो कार्यपालिका कार्य कर रहा है उसको वह न्यायपालिका के द्वारा सही साबित कर दिया जाएगा। तो वहां पर अर्थात उस कानून की व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका के कार्यों के अनुकूल कर देगा, तो हम निसंदेह कह सकते हैं कि यह कार्य अनुचित होगा और जनता के हितकारी नहीं होगा, अर्थात वह स्वेच्छाचारी और अराजकता की स्थिति आ जाएगी। और लास्ट चौथा पॉइंट बताया कि यदि तीनों शक्तियों को, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियों को यदि मिला दिया जाए तो तीनों मनमाने ढंग से कानून बनाएंगे, मनमाने ढंग से कानून को लागू करेंगे और अपने इच्छा अनुकूल उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे या जस्टिफाई करेंगे, जिसके कारण प्रजातंत्र की स्थिति सही नहीं रहेगा और उस राज्य में प्रजातंत्र नहीं रहेगा। इस कारण ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लाने का औचित्य है। अर्थात मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण लाने का या बताने का कोशिश किया, उन्होंने इन 3-4 तथ्यों के द्वारा यह स्पष्ट करने का कार्य किया कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है। उनके इन सिद्धांतों को ब्लैकस्टोन, जो इंग्लिश विधिवेता थे, अंग्रेज न्यायविद थे, उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में, यानी उनकी पुस्तक ब्लैकस्टोन का एक पुस्तक था, कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, उस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का समर्थन करते हुए बताया कि जब कभी कानून बनाने और लागू करने, क्रियान्वित करने अथवा उसको व्याख्या करने, इन तीनों कार्यों को करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में आ जाएगा, तो वहाँ प्रजातंत्र नहीं रहेगा। इट मीन्स कि whenever the right of making and enforcing the law is vested in the same man and the same body of men, there can be no public liberty. तो इस तरह से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में आवश्यक प्रतीत होता है। हाँ, इसमें इतना कहना है कि इतना अधिक सेपरेट न कर दे कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे अंगों के अधिकारों या कार्य क्षेत्रों का इग्नोर कर दे। इसलिए तीनों सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के अधिकार सीमित मात्रा में सेपरेट हो और कुछ मात्रा में एक दूसरे के सहयोग करने का भी हो, जिससे कि वह प्रजातांत्रिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करेगा और उसका प्रभाव जनता पर लाभकारी सिद्ध होगा। थैंक यू। इसके बाद मैं आगे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विशेषता या मेरिट और डिमेरिट, पक्ष और विपक्ष के संदर्भ में, या चेक एंड बैलेंसेज है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या अवरोधक और संतुलन के रूप में कार्य करता है, इन सभी विषयों पर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आप लोग से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जो मैं बताया हूँ उसे थोड़ा पुस्तक या किसी माध्यम से इसे अवश्य पढ़ें और जो भी इससे समस्याएं हो उसको आगे जब क्लास चलेगा उसमें उसका उत्तर प्रश्न पूछेगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।